प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जे क्लासेस पर। आज तक हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को ख़त्म कर लिया। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर घुसेंगे और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर घुसेंगे तो इंडिया को समझेंगे कि इंडिया है किस तरह से। और इसके लिए हमें चाहिए इंडियन मैप, और इंडियन मैप होगा तो उसे डिफाइन करेंगे कुछ ऐसे। प्यारे बच्चों, भारत का जो डिवाइडेशन है, इंडिया को जो विभाजीकरण किया गया, दो फेमस थ्योरी आई इसके पीछे। पहली जो थ्योरी आई वो आई प्रोफेसर वाडिया की। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का डिवाइडेशन किया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीन तरीके से भारत को डिवाइड किया। इन्होंने पहला डिवाइडेशन दिया उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। पहला डिवाइडेशन उनका आया उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। नंबर 2 आया मध्य भारतीय क्षेत्र। और तीसरा उनका आया प्रायद्वीपीय क्षेत्र। अभी हाल फिलहाल में जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं वो भारत का 5 प्रकार से डिवाइडेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन जो पहला डिवाइडेशन है, पहला विभाजीकरण है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 5 प्रकार का डिवाइडेशन की थ्योरी इसके बाद आओगी। पहले आप देखो कि पहले कैसे डिवाइड किया गया है। ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया और ये इधर आपका लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत, जहाँ से भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक के भारत को, इसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीप उसे ही कहा जाएगा जो हिस्सा 3 ओर से समुद्र से घिर रहा हो, उस हिस्से को प्रायद्वीप कहेंगे हम। तो यहाँ से लेकर आपका ये, अगर आप यहाँ से ले लें तो नो प्रॉब्लम, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, अगर आप थ्योरी को समझे। तो हुआ क्या कि प्रोफेसर वाडिया क्या कहते हैं, प्रोफेसर वाडिया ने ये किया कि ये हिमालय क्षेत्र है और इस हिमालय क्षेत्र को यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए ये क्या, मैंने किसको घेरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, इसको घेर लिया मैंने। और इस हिस्से को प्रोफेसर वाडिया ने, या इतने हिस्से को प्रोफेसर वाडिया ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बांटा। यानी इसको हम नंबर 1 जोन कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वाडिया। जब प्रोफेसर वाडिया ने भारत का विभाजन किया तो इस हिस्से को एक क्षेत्र बना लिया। आप समझते हैं कि ये हिमालय, ये ग्रेट हिमालय, ये मध्य हिमालय, ये शिवालिक हिमालय, तो ये तो 3 हिस्से हिमालय के हो गए, नो प्रॉब्लम। ये भी पहाड़ी क्षेत्र है। इस हिस्से को भी प्रोफेसर वाडिया ने अंडमान निकोबार को भी प्रोफेसर वाडिया ने हिमालय का क्षेत्र माना। उन्होंने कहा कि ये हिमालय का ही क्षेत्र है जो बहुत थोड़ा समुद्र से बाहर निकला हुआ है, ठीक है। क्लासिफिकेशन हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को वाडिया ने मध्य भारत कहा। मध्य भारत क्षेत्र आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, प्लेन है, ठीक है। मध्य भारत का मैदानी क्षेत्र है। पहला डिवाइडेशन चल रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरा चलते हैं हम, तीसरा भाग। क्लास का टाइम 8:30 का है, कोशिश करो 8:30 तक ही आ जाओ। मैं खुद ही आज लेट पहुंचा हूँ, ये वेट करके कि आ जाएंगे लोग। इससे नीचे के भाग को प्रोफेसर वाडिया ने प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा, और ध्यान दो, उन्होंने लक्षद्वीप को प्रायद्वीपीय क्षेत्र का भाग माना है। ये पहला क्लासिफिकेशन है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ, ठीक है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, मिटा दो इसे। इसके बाद आए कृष्णन और चटर्जी, जिनका क्लासिफिकेशन अब आप पढ़ रहे हैं। ये दूसरी जो थ्योरी दी वो कृष्णन एवं चटर्जी ने दी। ये 2 व्यक्ति आए, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, इसमें चेंज कर दिया थोड़ा सा। इन्होंने इस हिस्से कर दिए 5 भाग, ठीक है।
5 भाग करने का मतलब है, पहला भाग उन्होंने बोला वही उत्तर पूर्वी हिमालय अथवा पर्वतीय क्षेत्र। समझ में आई बात? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? मैं बताऊंगा कौन सा कहाँ है, उसे मिटा दूंगा, उस जो बना हुआ है वहां पहले। दूसरा उन्होंने कहा पठारी क्षेत्र। तीसरा उन्होंने कहा मध्य भारत क्षेत्र। चौथा उन्होंने कहा भारतीय द्वीपीय क्षेत्र। और पांचवा उन्होंने कहा तटीय क्षेत्र। प्यारे बच्चों, ये एग्जाम की दृष्टि से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जो विभाजीकरण किया गया है, वो इसी के आधार पर किया गया है, इन 5 क्षेत्रों का ही। एक मैंने बताया उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा भारत का पठारी क्षेत्र, तीसरा भारत का मध्यवर्ती क्षेत्र, चौथा भारत का द्वीपीय क्षेत्र और छठा जो है भारत का तटीय क्षेत्र। ठीक है, अब मैप पर इसे डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें क्या चेंज हुआ। ठीक है, तो मैप पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जो कृष्णन और चटर्जी आए, उन्होंने कहा कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि जो ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का क्षेत्र है, इसे उन्होंने कहा पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि जोन नंबर 1 दिया। उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र से कहा गया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ तक? दूसरा बोलते हैं पठारी क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर और यहां तक का ये जो नीचे का क्षेत्र है, क्षेत्र नंबर 2 पठारी क्षेत्र। मैं डिफाइन करूंगा कौन सी चीज किस आधार पर अलग अलग है। पठारी क्षेत्र किस तरह से पर्वतीय क्षेत्र से अलग है, इस बात को समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तीसरी बात कही मध्य भारत क्षेत्र। ये जो इससे ऊपर का क्षेत्र है और इससे नीचे का, इसे कहा गया मध्य भारत क्षेत्र। इसे मध्य क्षेत्र भी आप कह सकते हैं अगर यहां से भारत भी हटाएंगे तो। और हमारे हिसाब से नंबर 3 पर चला गया। नंबर 4 पर ये जो द्वीप है और ये जो द्वीप है, इसे डाला गया भारतीय द्वीपीय क्षेत्र, यानी कि नंबर 4 और नंबर 4। ठीक है, और नंबर 5 पर डाला गया तटीय क्षेत्र। ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र और ये पूर्वी तटीय क्षेत्र। ये आपका हो गया नंबर 5। ये क्लासिफिकेशन, ये विभाजीकरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दो। पिछले वाला जो था वो इसलिए बताना पड़ा क्योंकि वो सबसे पहला था। ठीक है, अब ये वर्तमान में जिसके आधार पर क्वेश्चन बनेंगे वो ये है कृष्णन एवं चटर्जी का विभाजीकरण, कि इसके आधार पर भारत के 5 टुकड़े करे गए इंपॉर्टेंट। पहला टुकड़ा है हिमालय क्षेत्र को पर्वतीय क्षेत्र कहा गया, उसे उत्तर भारत क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा टुकड़ा आपका है पठारी क्षेत्र। तीसरा टुकड़ा है मध्य क्षेत्र। चौथा टुकड़ा है आपका द्वीप। और 5वां क्षेत्र है पूर्वी और पश्चिमी तट। जो तट समुद्र को छू रहे उनका तटीय क्षेत्र है। ये भी धरातल से कुछ ऊंचा है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम चलते हैं पर्वतों पर। इसे मिटा दूँ? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? बिल्कुल। आपको पता ही नहीं चल आपको यही नहीं पता चलना कि पठारी क्षेत्र कौन सा है अगर इसका क्लासिफिकेशन नहीं होगा। आपको कैसे पता चलेगा? आप यहाँ पठार बता दोगे या फिर यहाँ पठार बता दोगे? सोच कर देखो। आपको पर्वतीय क्षेत्र नहीं पता होगा तो आप कैसे डिसाइड करोगे?
आपको कैसे पता चलेगा कि पश्चिमी और पूर्वी तट है? बहुत एक्सेप्टेड सवाल बनता है यहाँ से। जैसे इंडियन ज्योग्राफी में आगे बढ़ेंगे तो इनसे एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनेगा। अभी तो सिर्फ मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मैं भारत का विभाजन कर रहा हूँ, तो ये भारत के विभाजन का एक तरीका है। ठीक है, एक तरीका ये है कि इसे डिसाइड किया जाएगा इसे छूने वाली सीमाओं के आधार पर, उसके बारे में बाद में घुसूंगा मैं। ठीक है, इसके कितने हिस्से में समुद्र है, समुद्र कहाँ से कहाँ तक टच कर रहा है, किस देश के साथ कौन सी सीमा डिसाइड कर रही है, ये भी भारत को विभाजित करेगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैंने भारत का एक विभाजन किया है जहाँ से एक्सेप्टेड क्वेश्चन बन सकता है। मेरी कोशिश है कि वो जो आप विशाल कह रहे हैं कि ज़्यादा हाई लेवल ना हो, ज़्यादा हाई लेवल में नहीं घुसूंगा मैं, लेकिन समझाना पड़ेगा। इस तरह से करूँगा तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, अब पर्वतीय क्षेत्र में आ गए हम, यानी कि हम आगे पर्वत, और पर्वत होते हैं कई प्रकार के। सबसे पहला आपने पढ़ा है मोड़दार पर्वत। नंबर 2 आपने पढ़ा है भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, फिर आपने पढ़ा है श्रेणी। नंबर 4 है श्रेणी, हो गया पर्वत श्रृंखला। एक आपने पढ़ा है पहाड़ी। एक आपने पढ़ा है 5 पहाड़ी। फिर आपने पढ़ा है पठार, कॉर्डिलेरा। एक अभी आपने बात करी पठार की, पठार को बाहर कर देते हैं, कॉर्डिलेरा। एक आपने पढ़ा है कटक। 6, 7 और 8, ये 7 और 8 आप पहले पढ़ चुके हो। 8वां है गयाट। ध्यान दो जरा, मैंने पर्वत लिखा और पर्वत के प्रकार लिख दिए और पर्वत से बनने वाली चीज़ें लिखी है आपने। इसमें मैंने एक चीज़ बीच में लिख दी थी पठार, उसके बारे में तब बात करूंगा जब मैं पठारी क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, बात चलते हैं पर्वत। तो पर्वत और पहाड़ी, एक चीज़ दी गई है यहाँ, पहाड़ी, पर्वत, पहाड़ी, और एक चीज़ और लिख लो जब लिख रहे हो तो पठार लिख लो। ठीक है, पर्वत, पहाड़ी और पठार लिख लेते हैं। पहाड़ी क्या है? एग्जैक्ट कंडीशन ये है कि पर्वत का भी और पहाड़ी का भी जो अपर पार्ट होता है वो पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड मीन्स नुकीला। ये पहचान है पर्वत की भी और पहाड़ी की भी, दोनों का ऊपरी क्षेत्र नुकीला होता है, पॉइंटेड होता है। यहाँ देखिए, ये पॉइंट में बात करूँगा, पहले पर्वत की बात कर रहा कि पर्वत क्या है, पहाड़ी क्या है, फिर पहाड़ी को यहाँ से हटा दूंगा, और पठार क्या है। और जो पठार होता है, पठार का अपर जो स्पेस होता है वो जस्ट लाइक ए टेबल, एक मेज की तरह होता है, माने समतल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। पर्वत की और पठार की ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा होती है, और पहाड़ी की ऊंचाई 300 मीटर से 1000 मीटर के बीच में होती है, यानी लोअर देन टू 1000 मीटर। 1000 मीटर से नीचे नीचे रहेगी पहाड़ी। अगर 1000 मीटर से ऊपर पहुंच जाते हैं ऐसी सेब जिसका अपर पॉइंट पिन पॉइंटेड होता है, माने नुकीला होता है, तो उसे हम अगर 1000 मीटर से ऊपर है तो उसे पर्वत कहना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर अपर पॉइंट 1000 मीटर से नीचे है और 300 मीटर से ऊपर है और नुकीला है अपर पॉइंट, तो उसे हम पहाड़ी कहेंगे। डिफेंस समझ में आ रहा है? कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ तक? ये 1000 मीटर से ऊंचा है लेकिन इसका ऊपरी भाग समतल है, इसको हम पठार कहते हैं। मैं आपको पठार एक दिन मैं बता चुका हूँ, पामीर का पठार और तिब्बत का पठार, और डिटेल से पढ़ेंगे। अब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ तक आपको क्लियर होगी तीनों चीज़ें। तो ये 3 चीज़ मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने यहाँ से हटा दी पहाड़ी, यहाँ से पठार हटा दिया,
पर्वत आप, क्योंकि पूरा टॉपिक पर्वत का है तो इसलिए पर्वत रहेगा। अब हम पर्वत को लेके चलते हैं। आपने जान लिया कि पर्वत की हाइट जो है वो 1000 मीटर से ऊपर है। ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ तक, समझ में आ रहा? ठीक है। अब पहला टाइप जो आ गया पर्वत का वो हो गया मोड़दार पर्वत। मैंने आपको प्लेटलेट्स थ्योरी पढ़ाई, ठीक है। प्लेट विवर्तन थ्योरी कहती है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ की ऊपर की 100 किलोमीटर की जो लेंथ है इसको बोलते हैं स्थल मंडल। इससे नीचे 300 किलोमीटर तक इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। इन दोनों मंडल के बीच में, यानी स्थल मंडल की लेयर, लोअर लेयर, और दुर्बलता मंडल की अपर लेयर, ये प्लेट से बनी हुई है और इन प्लेटों का डिवाइडेशन हुआ है और इसके नीचे भरा हुआ है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करता है, जहां भी कहीं रेडियो एक्टिव पदार्थ भरा होगा, ये ऊर्जा का क्या करता है, एक तो अवशोषण तो होता है, अवशोषित करना, और जो छोड़ रहा हो रिलीज करता है। रिलीज को क्या कहेंगे? उत्सर्जित। ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। बड़ी समस्या होगी भाई, उत्सर्जन करता है। जब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो इस क्षेत्र का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर यहाँ का हो जाएगा 1900 डिग्री सेंटीग्रेड, 1900 डिग्री सेंटीग्रेड। जब यहाँ का टेम्परेचर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। और ये जो चीज़ है अंदर की, ये मेल्ट होके लिक्विड ना कह के इसे आप अर्ध तरल कहेंगे। अर्ध तरल, लिक्विड होगा कंप्लीट तरल, पूर्ण तरल। ये अर्ध तरल होगा, ऐसा जैसी जेली होती है, ठीक है। लिक्विड की फॉर्म होती है वाटर की, पानी की। पानी जो हम पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में है, और जो अर्ध तरल है वो है जेली, ठीक है। थोड़ा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है घनत्व, तो ये अर्ध तरल अवस्था में रहेगा। टेम्परेचर होगा ज़्यादा, जब यहाँ ताप ज़्यादा हो गया तो इसमें दाब भी ज़्यादा होगा, T पॉजिटिव एंड P पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर हो गया। इसके ऊपर ये प्लेट रखी, कहते हैं कि ये 7 बड़ी प्लेट है और 20 छोटी प्लेट है। जो चीज़ गर्म हो जाएगी, ज़्यादा गर्म हो जाएगी लिक्विड में, लिक्विड के अंदर क्या होता है कि लिक्विड जितने भी होंगे उनके अंदर एक नियम चलेगा, उसे उस लॉ को अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कहते हैं संवहन। ये संवहन का नियम है। संवहन का नियम कहता है कि जैसे ही पार्टिकल गर्म होगा, लिक्विड गर्म होगा, तो उसका गर्म पार्ट ऊपर पहुंच जाएगा और उसकी प्लेस ले लेगा ठंडा। फिर ये गर्म होगा तो ये फिर ऊपर पहुंच जाएगा। तो जब इसका टेम्परेचर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो पूरा गर्म हो जाएगा। तो होगा ये कि जो गर्म और ठंडे पार्टिकल्स है वो एक दूसरे की प्लेस लेते रहेंगे और गर्म होते रहेंगे और मूवमेंट करते रहेंगे। जब पार्टिकल मूवमेंट करेंगे तेजी के साथ तो इस लिक्विड के अंदर मूवमेंट आ जाएगी, ये लिक्विड भी घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। और इसके ऊपर प्लेट्स जो है वो रखी हुई है। जब ये लिक्विड मूवमेंट करेगा तो प्लेट भी इस लिक्विड के फ्लो के अकॉर्डिंग ही मूवमेंट करेगी। कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है? तो इसका मतलब है कि ये प्लेट भी खिसकेगी, या तो ये प्लेट एक दूसरे की तरफ जा रही होगी, या ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होगी। जब गति करेगी दो कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि प्लेट होती है दो तरह की, एक होती है महाद्वीपीय प्लेट और एक होती है समुद्री प्लेट। जो समुद्री प्लेट होती है, महासागरीय प्लेट जो होती है, वो महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में भारी होती है।
उसका कोज है वो बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जब ये दो प्लेट एक दूसरे से टकराएगी, अगर दोनों प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है और वो एक दूसरे से टकराएगी तब जब एक दूसरे की तरफ आ रही हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। टकराएगी तो टकराने से इनके ऊपर की जो लेयर है उसमें बल पड़ने शुरू हो जाएंगे, मोड़ पड़ने शुरू हो जाएंगे और वो लेयर ऊपर उठेगी। ठीक है, और ऊपर उठेगी तो यहाँ एक पर्वत का निर्माण हो जाएगा जिसे हम मोड़दार पर्वत कहेंगे। जितनी तेजी से ये टकराएगी उतनी ही तेजी से पर्वत का निर्माण होगा। क्योंकि दोनों प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है, इनकी मोटाई ज़्यादा है, इस कारण से बहुत कम संभावना रहेगी ज्वालामुखी के बनने की, इसलिए यहाँ ज्वालामुखी नहीं बनेगी। अगर मैंने नहीं लिखा तो लिख देता हूँ 4-5 ज्वालामुखी पर्वत। इसी का एक पार्ट हो जाएगा। बात की बात है, पहले यहाँ तक बताओ, जितनी तेजी से टकराएगी उतनी तेजी से पर्वत का निर्माण ऊपर की ओर होना शुरू हो जाएगा और ये नए पर्वतों का निर्माण करती है, नवीन पर्वतों का। इसलिए जितने भी मोड़दार पर्वत होंगे सारे नवीन पर्वत कहे जाएंगे। पूरी दुनिया का सबसे नवीन पर्वत हिमालय पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है और अभी भी उसकी प्लेटें एक दूसरे की ओर चल रही है, गतिमान है। इस कारण से उसकी हाइट निरंतर बढ़ रही है और अब उसकी हाइट 8850 मीटर हो चुकी है। जो कभी पुरानी बुक आप पढ़ेंगे तो वहाँ 8848 मीटर थी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पहला टाइप आपको समझ में आ गया, कहाँ से बना है समझ में आ गया। ठीक है, अर्थ के अंदर की प्लेट चल रही है तो मैं मान लूँ कि आप समझ गए मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक मैं ज्वालामुखी पर्वत को डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं उस चीज़ के पास हूँ जो आप समझ रहे। अगर एक स्थलीय प्लेट है और उससे टकरा रही है एक समुद्री प्लेट, मैंने कहा था समुद्री प्लेट की ऊंचाई कम, मोटाई कम होगी, तो होगा ये कि ये भारी है। क्यों है? क्योंकि ये बेसाल्ट की है और बेसाल्ट का स्थलीय प्लेट की तुलना में डेंसिटी ज़्यादा होती है, घनत्व ज़्यादा होता है। जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसका भार भी ज़्यादा होगा। भार ज़्यादा होगा तो ये इसके नीचे घुस जाएगी ऐसे। ठीक है, क्लियर। और यहाँ से एक लेयर से जो यहाँ अंदर लिक्विड भरा हुआ है मैग्मा, ये इस लेयर से ऊपर आएगा और ऊपर आएगा तो ये इस लेयर को तोड़ के छोटी लेयर है यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, दोनों की टक्कर हो रही है एक दूसरे के पास, पर्वत बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे टक्कर दोनों, अर्थ का पार्ट उठेगा कि नहीं उठेगा? यानी कि ये पर्वत का तो निर्माण तो होगा पक्का और ये भी पर्वत मोड़दार पर्वत ही होगा। प्यारे बच्चों, समझ में आ रही बात? लेकिन यहाँ एक विशेष चीज़ आएगी, वो होगी ज्वालामुखी, जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे हम। बोलो, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। कोई कन्फ्यूजन है? एग्जाम्पल देख लो इसका। मैंने आपको पढ़ाया है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अगर हम मैप डिफाइन करें तो कुछ इस तरह का मैप है। ये आउट ऑफ कैमरा तो नहीं है, ठीक है। तो ये पूरी जो प्लेट है ये उत्तरी अमेरिका प्लेट होगी, ठीक है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट मूवमेंट कर रही है इस तरफ, ठीक, और यहां एक प्लेट है कॉक्स भी कह देते हैं। ये प्लेट मूव कर रही है इस तरफ, ध्यान दो जरा यहां, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पर एक क्या है, पर्वत है। कौन सा? कोई एंडीज बोला? कौन बोला एंडीज? विशाल बोला क्या? हाँ तो स्वीकार तो करो जो बोला भाई, वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर है। कहीं का कहीं ले आओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने ये पढ़ा रखा महाद्वीप पूरा, तो इस तरह गड़बड़ मत करो। यहाँ रोकी है, और ध्यान रखना एंडीज भी ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। ये इस तरफ किसका? ये इस तरफ, इन दोनों का टकराने से बना मोड़दार पर्वत। और चूंकि ये कौन सी प्लेट है? ये सी प्लेट है, सागरीय प्लेट है। ये महाद्वीपीय प्लेट है।
इन दोनों के टकराने से पर्वत का निर्माण तो हुआ मोड़दार, लेकिन ज्वालामुखी का भी निर्माण हुआ। इस कारण से ये ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत बना। यानी कि मैंने आपको बात कर ली इसकी भी। यहाँ से 2 पॉइंट मैं डिफाइन कर चुका हूँ। एक मैं आपसे बात कर चुका हूँ मोड़दार पर्वत, दूसरा मैं आपसे कर चुका हूँ। ठीक है, कोई डाउट नहीं आता किसी को? ठीक है, सबको बढ़िया समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेके चलते हैं। अगला पॉइंट है भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, इंग्लिश में बोल देते हैं ब्लॉक माउंटेन। होता यह है कि ये प्लेट्स है और ये भी एक प्लेट है। तो ये 2 प्लेट, इनकी जो मूवमेंट है वो इस तरफ हो गई, एक दूसरे के अपोजिट मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो होगा ये कि इन दोनों के बीच में गैप बन जाएगा। इस गैप को बोलते हैं भ्रंश अथवा घाटी। कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, ये हिस्सा, इस तरफ का हिस्सा भी एक हिस्सा है पर्वत का। ठीक है, ये भी इससे दूर भाग रहा है। हुआ होगा क्या कि ये दोनों इससे डाउनवार्ड जाएंगे, ये भी और ये भी। जब ये डाउनवार्ड जाएंगे तो इस हिस्से पर प्रेशर बनेगा, ये हिस्सा अपवार्ड जाएगा और नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट कंडीशन अगर आप समझेंगे तो इन्हें एक दूसरे से सटा दो आप। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक? जब ये पूरा ऊपर था ऐसा और अचानक इसके साइड के दोनों हिस्से खिसक जाएंगे नीचे, तो ये संभावना है कि ये इससे भी खिसकेंगे। सोचो, विचार करो, स्लाइडिंग होती रहती है हमेशा पर्वत पर, तो हो नहीं सकता कि इसका इतना हिस्सा खिसक जाए, ये हिस्सा ना खिसके। ठीक है, और ये हिस्सा स्लाइड होकर नीचे गिर जाएगा और अगले ही स्टेप में ये ऐसा बन जाएगा। इसे हम भ्रंश अथवा ब्लॉक पर्वत कहेंगे। बोलो, जिसे अभी भी कोई प्रॉब्लम है वो मुझे बताएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे बढ़ो। मान लो कि भ्रंश पर्वत क्लियर हो गया। ठीक है, अगला टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक है श्रेणी। ठीक है, आपने सुनी होगी बहुत सारी, फलानी श्रेणी, ढिमकी श्रेणी, पर्वत श्रेणियों का नाम सुने होंगे। ठीक है, पर्वत श्रृंखला अलग है और श्रेणियां अलग है। पहाड़ियों का, पहाड़ी की मैंने बताई आपको हाइट, एक ग्रुप। ठीक है, पहाड़ियों की एक सीरीज, एक श्रृंखला, इसे हम श्रेणी कहते हैं। ठीक है, कितनी सारी पहाड़ी, अगर ध्यान रखना इनकी विशेषता क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये एक साथ है। जैसे अरावली पर्वत श्रेणी, आपने नाम सुना होगा, अरावली श्रेणी। कैसे पता चला? कुछ पहाड़ियाँ हैं जो दिल्ली से राजस्थान तक फैली हुई है। ठीक है, और हमने कहा कि जो दिल्ली में पर्वत श्रेणी है वो अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, अरावली श्रेणी है। इनकी जो एज होती है, आयु होती है, वो एक ही होती है, यानी एक ही आयु की पहाड़ियों द्वारा निर्मित श्रृंखला को क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? समझ में आ रहा? मान के चलूँ कि ये भी आपका श्रेणी वाला भी खत्म हो गया। अब चलते हैं पर्वत श्रृंखला। अगर समांतर, एक दूसरे के समांतर और लगभग समान ऊंचाई के पर्वत शिखर, ये श्रेणी जैसा ही है पर यहां पर्वत शिखर है। ठीक है, जैसे ग्रेट हिमालय, जैसे मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है,
तीनों मिलकर एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, पर्वतों की एक दूसरे से लगभग समान ऊंचाई में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, प्लस एक दूसरे के समांतर हो, ऐसी श्रृंखला को पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है? जिसे डाउट हो वो मेरे से पूछता चला जाएगा, कोई डाउट होगा उसका कन्फ्यूजन दूर करा जाएगा। नेक्स्ट आ गया है कॉर्डिलेरा। पर्वतों की लगभग समान ऊंचाई, एक दूसरे के समांतर स्थापित होना ही पर्वत श्रृंखला का निर्माण करता है। बोलो समझ में आ रहा क्या? 3 में डाल ली क्या विशाल? अब थक गया था भाई। कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा, ठीक है। कॉर्डिलेरा मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। कहाँ पढ़ा चुका हूँ? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है पर्वतों एवं पहाड़ियों का अनसिस्टमेटिक को क्या कहेंगे हम? अनसिस्टमेटिक को क्या बोलेंगे? अनसिस्टमेटिक, अव्यवस्थित। पहाड़ियों का अव्यवस्थित, पर्वतों एवं पहाड़ियों का अव्यवस्थित नियोजन क्या कहलाएगा? कॉर्डिलेरा। मैंने कहा था ये, इसका मतलब होता है रस्सी। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी और उसके साथ साथ मिलने वाले पर्वतों के बारे में मैंने बताया था, और वो वेस्ट साइड में था इसलिए इसे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कहते हैं। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जब पर्वत और पहाड़ियाँ अनसिस्टमेटिक तरीके से बनी होगी तो वहाँ निर्माण होगा कॉर्डिलेरा का। ठीक है, समझ में आ रहा? कहीं झुट्टी यहाँ तो नहीं भर रही यार, कहीं घनी कड़ी यहाँ भर रही। कटक और गयाट, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था। कटक और गयाट कहाँ होता है? ये जो यहाँ तक की चीज़ें हैं, ये धरातल पर बनती है, और ये जो कटक और गयाट है, ये कल मैं आपको, कल या परसों जब भी मैंने समुद्र का लेक्चर लिया होगा तब मैंने बताया था कि ये हमारा समुद्र होता है, और समुद्र के अंदर पहाड़ियों का एक ग्रुप, इसे कटक बोलते हैं, कटक। और एक सिंगल अकेली पहाड़ी ऊंची होती है, उसे गयाट बोलते हैं। हाँ, पर ये जरूरी नहीं, कई बार ये भी ऊंची हो जाती है, उसका एक फैक्टर नहीं करता। मेन चीज़ है कि ये ग्रुप है और ये अकेली है। जो छोरी है, दोनों का क्लासिफिकेशन इस आधार पर करती है कि एक चीज़ अकेली है और एक चीज़ जो है ग्रुप में है। ठीक है, एग्जाम्पल है कुछ। ब्लैक पर्वत का जो एग्जाम्पल है वो सियरा नेवादा, उत्तरी अमेरिका में मैंने बनाई थी। रॉकी पर्वत से लगी हुई पर्वत श्रेणी है। ठीक है, पता है जब मैंने मैप बनाया तब मैप में मैंने 3 पर्वत श्रेणियाँ रॉकी से लगी हुई बनाई थी। ठीक है, एक पर्वत श्रेणी और उसके बीच में एक रेगिस्तान बनाया था, तो वहीं सियरा पर्वत पड़ता है, सियरा नेवादा पर्वत। ठीक है, जो सियरा नेवादा पर्वत है ये ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें से कौन छूट गया और कोई छूटा? इसमें एक भ्रंश हो गया, एक छूट गया इसमें कहीं। अपशिष्ट पर्वत, अपशिष्ट पर्वत, इस पर ध्यान दीजिए क्या है। कोई पुराना पर्वत है, या तो वो ब्लॉक हो या तो वो ब्लॉक पर्वत हो, या वो मोड़दार पर्वत हो। ठीक है, इस पर एटमॉस्फेयर का प्रभाव, सन इफेक्ट, एक कोज। ठीक है, दूसरा वाटर वेपर इफेक्ट, जलवाष्प प्रभाव। इन 2 प्रभाव के कारण
इन दोनों पर्वतों का अक्षरण होता है। ये पर्वत खंडित होने शुरू हो जाते हैं और जब खंडन होगा और बारिश होगी, इनमें क्रैक्स आ जाएंगे, टूट जाएंगे ऊपर से, तो बारिश होगी तो अपने साथ इन्हें बहा के ले जाएगी नीचे और इन पर्वतों की स्ट्रक्चर ऐसी ना रह के पलटेगी और फाइनली जो पर्वत बचेगा उसे हम अवशिष्ट पर्वत कहेंगे। अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल माना जाता है। ये माना जाता है कि कभी वो नवीन पर्वत रहा होगा, माने कभी वो ये आपका मोड़दार पर्वत रहा होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे जो अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। अगर ये चीज़ आप ठीक बारीकी से समझना चाहते हैं तो समझिए कि ऐसा होता कैसे है, क्यों पर्वत का अपर्दन होना शुरू हो जाता है, क्यों पर्वत का कटाव होना शुरू हो जाता है। हमने जाना कि जो पर्वत है, अगर ये हमने समझ लिया कि ये एक मोड़दार पर्वत है और मोड़दार पर्वत का अपर लेयर आप जानते हैं ये ऐसी होगी, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये आप जानते हैं कि ये 1000 फीट से ऊपर होगा, 1000 मीटर से ऊपर, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यहाँ इतनी ऊंचाई पर इसके ऊपर ताप पड़ेगा, सूरज का ताप दिन में, ठीक है। मैंने छुरी आपको पढ़ाई थी, जब पर्वत से धरातल की ओर हवाएं मूवमेंट करती है और जब धरातल से पर्वत की ओर, और रात होने पर इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी डाउन जाएगा, ठीक है। फिजिक्स की थ्योरी कहती है कि जब हम किसी चीज़ का ताप बढ़ाते हैं तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हट जाते हैं और होगा ये कि ये पहाड़ी जो है फैलेगी, और जब हम ताप कम करते हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, अणुओं के बीच की दूरी घट जाती है। इसी कारण से कोई पदार्थ तरल अथवा ठोस अथवा गैस बनता है। जब ताप बढ़ाएंगे तो ठोस द्रव बन जाएगा, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, और ताप बढ़ाएंगे तो द्रव गैस बन जाएगा, अणुओं के बीच की दूरी और बढ़ रही है। तो थ्योरी कहती है कि जब ताप बढ़ेगा तो चीज़ फैलेगी और जब ताप घटेगा तो सिकुड़ेगी। तो ये पर्वत श्रेणी बार बार फैल रही, बार बार सिकुड़ रही, दिन में फैलती है, रात को फिर सिकुड़ जाती है। तो ये पत्थर है, चट्टानें हैं, जब ये फैलेगी, सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी, फैलेगी, तो इनमें क्रैक्स आ जाएंगे, दरारें आ जाएंगी, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है तक, ठीक है। दरार आएगी तो इसके ऊपर स्वेल टूटने शुरू कर देगी। और सुनो, जैसे दरार आएगी, हिल एरिया है, ऊंचा क्षेत्र है, कंडेंसेशन होगा तो यहाँ हाई कंडेंसेशन होगा तो यहाँ बर्फ बनेगी, बर्फ पड़ेगी, तेजी के साथ कंडेंसेशन होगा, सघनन होगा, तापक्रम कम होगा, तो यहाँ जलवाष्प बारिश कम कराने के बजाय सीधी बर्फ बन जाएंगी और वो बर्फ वाटर वेपर उन दरारों में भर जाएगा, भर गया इन दरारों में, ठीक है, क्लियर हो गया। पहले वो पानी बन के गिरा इन दरारों में, बारिश हुई, फिर वो फ्रीज हो गया, जम गया। जब पानी से बर्फ बनती है तो आयतन में वृद्धि हो जाती है। आप एक फुल बर्तन भर के रखो फ्रीजर में, आप देखेंगे कि जब वो बर्फ बनेगा तो उससे बाहर निकल जाएगा। इसीलिए कोई अगर आपने बर्तन ऐसा रख दिया जो बंद है और वो पूरा भर के रख दिया और उसके अंदर बर्फ बन गई तो उस बोतल को तोड़ देता है कई बार, अगर आपने पूरा भर रखा है तो विस्तारण कर। तो ये जो क्रैक्स के अंदर वाटर वेपर था, जैसे ये आइस बना, बर्फ बना, तो ये फैलेगा, फैलेगा तो उन दरारों को और तोड़ देगा, तो ऊपरी सोयल जो है वो टूट जाएगी, ठीक है, खंडित हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी जैसे आप खेत की जुताई के बाद कर देते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स उससे बड़े हो सकते हैं, जुताई के बाद जो पार्टिकल होंगे छोटे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि मिट्टी के, स्टोन के टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे तो इस क्षेत्र पर बारिश होगी या तेज हवाएं चलेगी तो ये टुकड़े नीचे की ओर आएंगे और ये चोटी ऐसी ना रह के, इस प्रक्रिया में कहीं 100 साल लगते हैं, कहीं 1000 साल लगते हैं, प्रक्रिया धीमी हो जाती है, ऐसी हो सकती है। जो एग्जाम्पल है आपके किसका, अपभ्रंश पर्वत का, या कौन सा कहा था, अपशिष्ट पर्वत, अपशिष्ट पर्वत का। अरावली पर्वत श्रेणी मैंने अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण बताया। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो बताओ मुझे।
बोलो भाई विशाल, कोई डाउट है क्या? नहीं है, नींद में लग रहा है तो ठीक। कल हम यहाँ क्लासिफिकेशन जो किया है आपका चटर्जी और कृष्णन ने, वो एक चीज़ का क्लासिफिकेशन उन्होंने 5 भागों में किया है, तो मैंने एक भाग यहाँ डिफाइन कर दिया। ठीक है, अभी मैं बाहर से बता रहा कि वो क्या होता है। ठीक है, कल किसी दूसरे भाग के बारे में विचार करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ होती है इस पर बात करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं? आपने वीडियो इतने ध्यान से देखा, इतने कंसंट्रेशन के लिए देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।